अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ब्रीफली एक टॉपिक को देखेंगे जो कि है इम्पेक्ट ऑफ सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। अगेन हम इस टॉपिक की एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और टॉपिक एक प्योरली थियोरेटिकल टॉपिक है। इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बतानी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जनरली सेंस बनाती हैं, यानी कि एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। और एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि एग्ज़ामिनर जो है इस टॉपिक से कोई आपसे कोई स्पेसिफिक सवाल पूछ लेगा, बल्कि एक जनरल सवाल होगा और आपने सिनेरियो को एवेल्युएट करना होगा। देखिए, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जब आप कहीं पर कोई बिज़नेस करते हो, किसी जगह पर, किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी सिटी में, तो आपने ये चीज़ कंसिडर करनी होती है कि वहाँ के कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ताकि आप अपने बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बेहतरीन बना सकें। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई आ रही है, सोशल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट आवर थॉट एंड बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस। सोशल फैक्टर हर वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी सोच और हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर किसी भी सोशल सिचुएशन में जो है वो क्या कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो। ठीक है जी। A business organization must take into account social factors while making business decisions, such as launching of a new product, marketing strategy, and how to present a certain product. मिसाल ले लेते हैं, लेट से कि अगर एक मुस्लिम मुल्क है, उस मुस्लिम मुल्क में आप अल्कोहल का बिज़नेस ओपनली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, किसी और मुल्क में शायद आप वो बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे से कर सको और आपका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा फ्लरिश हो और बहुत अच्छा चले, मगर एक इस्लामिक मुल्क में शायद ऐसा नहीं होगा। तो जब कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेती है कि किसी कंट्री में हमें जो है वो लेट से अपना कोई बिज़नेस लॉन्च करना है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर अकाउंट फॉर करे कि क्या वहाँ की जो सोसाइटी है उसके नए वाले प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट से आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो रमज़ान ट्रांसमिशन के दरमियान ऐड आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रमज़ान की बात हो रही होती है, या जो आपके पास एड्स आ रहे होते हैं वो अप्रोप्रिएटली मोल्ड वे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द करंट सर्कमस्टांसेस। वही ऐड जो है वो एक मुस्लिम कंट्री में बहुत सक्सेसफुल होगा तो दूसरे कंट्री में शायद उस वक्त उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगेन आपने एक चीज़ कंसिडर करनी है कि सोसाइटी को क्या चाहिए। In case an organization fails to take account of the social factors, there will be a mismatch, possibly leading to organizational failure. ये एक बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप एक मुस्लिम मुल्क में जहाँ पर अल्कोहल बैन है, वहाँ पर अल्कोहल का बिजनेस धूमधाम से करोगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। Some key social factors that have a significant influence on businesses are discussed below. अब key factors क्या है? Attitudes and lifestyle. There is a constant and rapid change in consumer lifestyle and attitude towards products. One of the reasons for such a rapid change is technological advancements and more awareness through social media. यानी कि बात सारी ये कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जो हमारा सोशल मीडिया है उसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। हम सोशल मीडिया में तरह तरह के नए नए प्रोडक्ट्स जो बाहर के मुल्कों में यूज़ हो रहे हैं वो देखते हैं यूज़ होते हुए, और उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और लाइफ स्टाइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें कपड़ों के फैशन की। ठीक है जी। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और उस फैशन को अडॉप्ट करना चाहती हैं जो कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप लेट से एक फ़ैशन बिज़नेस जो है वो रन करते हो और आप इस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हो कि सोसाइटी क्या चाह रही है, तो आपका बिज़नेस शायद सक्सेसफुल ना हो। सोसाइटी जो जिस तरह की चीज़ें चाहती हैं उसको आपने अकाउंट फॉर करना है, उसमें आपको कैटर करना है। अ बिजनेस मस्ट टेक अकाउंट ऑफ अबव फैक्टर्स एंड ऑल्सो टेक इनटू नोटिस द कल्चरल डायनेमिक्स। Example, countries such as Pakistan and India have joint family system more common than the Western countries. Hence, there is probably more demand of family meals in restaurants in these countries. एक और मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि आपने ये भी देखना है कि आप जिस लोकेलिटी में ऑपरेट कर रहे हो उसका कल्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के मुल्कों के वहाँ पर जॉइंट फैमिली का सिस्टम बड़ा कॉमन है, यानी कि एक फैमिली में 5-5, 10-10, 15-15 लोगों का होना बड़ा कॉमन है।
तो अगर आपका एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर फैमिली मील्स जिसमें जो है वो आप समझ लें कि 4-5 जो है वो चीज़ें हो, मेन मील्स हो, मेन कोर्स हो, 4-5, 2-3 साइड डिशेज हो, 4-5 लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आप ऐसे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली का इतना ज़्यादा कॉमन सिस्टम नहीं है, यानी कि वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी जो बिल्कुल क्लोज फैमिली है उसके साथ रहें, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। वैल्यूज़ एंड एथिक्स, इसका भी ख्याल रखना है। एवरी कंट्री मे गिव वैल्यू टू समथिंग मोर देन others do. For example, Asian countries value joint family system. Parents financially support children till the age they are about to get married, and children generally take care of their parents even if they are really old. Retirement plans from insurance companies are not promoted for financial support for elderly. यानी कि यहाँ पर मिसाल ये दी जा रही है कि आपने वैल्यूज़ और एथिक्स को भी देखना है, आपने लोकली जो जिस चीज़ को लोग वैल्यू करते हैं उस चीज़ को भी देखना है। एग्जाम्पल ये दी गई कि अगर आप पाकिस्तान में हो या किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर बच्चे बड़ों या बूढ़ों का या अपने वालिदैन का या अपने दादा दादी का ख्याल उनके आखिरी एज तक रखते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोई रिटायरमेंट प्लान बेच रहे हो कि यार आपके जो है वो बच्चे जब आपको छोड़कर चले जाएंगे 50 साल की उम्र में और आपके पास कमाने को कुछ नहीं होगा, तो आपको फाइनेंशियली ये प्लान सपोर्ट करेगा XYZ, वो इतना ज़्यादा, ऑल्दो वो बिक सकता है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा आपके बिज़नेस के लिए जितना वो एक बाहर किसी ऐसे मुल्क में हो सकता है जहाँ पर ये बात बड़ी कॉमन है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अलहदा कर देते हैं और फिर ओल्ड एज में उनको जो है वो ज़रूरत पड़ती है किसी सहारे की, तो वहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चल सकता है। तो आपने लोकल वैल्यूज़ भी देखी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी एग्जामिन्स द साइज, कल्चर एंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशंस ओवर स्पेस एंड टाइम। इट हेल्प्स अ बिजनेस टू डिसाइड टारगेट मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। जाहिर है कि आप ये भी देखोगे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस जगह का कैसा है, क्या किसी एरिया में जो है वो बड़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी एरिया में बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो टारगेट करोगे बेचने के लिए। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी मस्ट प्लान इट्स प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। अब लेट से एक ऐसे एरिया में जहाँ पर जो है वो लोग जो है वो मुश्किल से अपना खाना पीना अफोर्ड कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर एक मील ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल है, यानी कि लेट से वो 50, 100, 200, 300 रुपये में अपना पूरा खाना खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। वहाँ पर आप एक ऐसा पोश रेस्टोरेंट खोल रहे हो जहाँ पर कोई बंदा जाए तो उसको 1500-2000 रुपये का उसका एक बंदे का बिल बने, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ वहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपने कंसिडर करनी है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लग्जरी है, तो आपने उसके लिए उन एरियाज़ में उसको खोलना है अपनी शॉप्स को जहाँ पर लग्जरी अफोर्ड करने वाले लोग हैं। Health and education, some societies are extremely health conscious. Education level will help company determine the type of advertisement campaigns that will be most beneficial for their product marketing. यानी कि फिर एक और फैक्टर आता है हेल्थ और एजुकेशन का। आप हेल्थ और एजुकेशन को भी अकाउंट फॉर करते हो। कुछ सोसाइटीज़ जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, वहाँ पर आप स्पोर्ट्स वेयर बेच सकते हो, वहाँ पर आप वो जूते बेच सकते हो जिसमें जॉगिंग या रनिंग होती है, वहाँ पर वो खाना बेच सकते हो जिसमें ऑयल कम हो, और दूसरी जगह पर उसकी ज़्यादा केयर नहीं की जाती है, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स डिफरेंटली सेल आउट करने पड़ेंगे आपको। खाने पीने की चीज़ें जो है वो शायद वो वाली वहाँ पर पसंद नहीं करी जा रही होंगी जो एक हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी में प्रेफर करी जा रही होगी। इसी तरह से एजुकेशन लेवल से आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहाँ पे लोग जो है वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं कि वो न्यूज़पेपर रीड कर सकें, और आपने एक प्रोडक्ट बेचना है, तो जाहिर सी बात है आप न्यूज़पेपर में उसका इश्तिहार नहीं दोगे, क्योंकि इश्तिहार दोगे तो वो तो कोई पढ़ ही नहीं सकेगा। तो सर फिर क्या करना होगा, हमें उस चीज़ को अनाउंस करना होगा थ्रू रेडियो चैनल्स। ये एक एग्जाम्पल थी। लॉ एंड ऑर्डर, अनफेवरेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू ऑपरेट विद ईज। ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं हुई तो बिजनेस अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकेगा। इट में ऑल्सो लीड कंज्यूमर बिहेवियर टू चेंज, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग इन अर्ली आवर्स। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है तो शायद कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज होगा, आपने उसके हिसाब से अपने बिजनेस के टाइमिंग्स को भी एडजस्ट करना होगा। कहीं पे अगर रात के टाइम या शाम के बाद हालात बहुत ख़राब होते हैं तो लोग ये प्रेफर करेंगे कि वो अर्ली आवर्स में शॉपिंग करें, और आपने अपने टाइमिंग्स भी उसी तरह से चेंज करने होंगे। अगली हेडिंग आती है लीगल एनवायरनमेंट। पहले तो हमने सोशल डिस्कस किया, अब लीगल एनवायरनमेंट इफेक्टिंग अ बिजनेस। लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड द लॉज दैट रेगुलेट द बिजनेस आर रियली इंपॉर्टेंट। कानून बड़ा ज़रूरी होता है, जो एक मुल्क में प्रिवेल कर रहा है उस कानून के हिसाब से आपको चलना होता है।
A business organization has to abide by all the law and regulations applicable in the area where it is operating. और एक business ने हर तरह के law और regulations को follow करना है अगर उसने किसी जगह पर operate करना है. मुख्तलिफ तरह के laws क्या हो सकते हैं? Companies law. A company has to comply by the company law applicable in the country where it tends to operate. Non-compliance will be subject to penalties and serious repercussions. आप कभी कभी पे भी कंपनी खोलते हो तो उस जगह का एक स्पेसिफिक कंपनी लॉ होता है और आपने वो लॉ जो है वो फॉलो करना है, आपने वो कानून फॉलो करना है. उसमें ये लिखा हुआ होगा कि कंपनी बनेगी तो किस किस को बताओगे, किस तरह से कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कंपनी कितना लोन ले सकती है, कंपनी अपना क्या नाम रख सकती है, कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होगा. जो लोग कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं या जानते हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी कि मैं क्या चीज़ों की बातें कर रहा हूँ. और अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करी तो सीरियस पेनल्टीज़ लग सकती हैं. पार्टनरशिप लॉ, दिस इज़ द लॉ टू बी फॉलोड बाय पार्टनरशिप फर्म. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो आपने पार्टनरशिप के लॉज को फॉलो करना है. एम्प्लॉयमेंट लॉ, दिस लॉ प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज सो दैट दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयमेंट लॉ हर कंट्री का हो सकता है अलग, हर स्टेट का भी अलग हो सकता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने अपने जो वर्कर्स हैं यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, उनको जो है वो किस तरह से फॉर एग्जांपल क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं. मिनिमम वेजेस क्या होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक काम करवाओगे, रिटायरमेंट किस एज में हो जानी चाहिए. अनफेयर डिस्मिसल, किसी को काम से ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो, प्रॉपर नोटिस पीरियड होना चाहिए, उसकी रीज़न होनी चाहिए कि आपने उसको काम से क्यों निकाला. रिडेंडेंसी, अगर किसी को काम से निकाल रहे हो उसकी कंपनसेशन क्या होगी. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे आप. फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई जॉब आई तो आप ये नहीं कहोगे कि यार मैं एक पर्टिकुलर कास्ट को प्रेफर करूँगा दूसरी कास्ट के ऊपर. भाई एक बंदा कॉम्पिटेंट है, वो चाहे किसी भी कास्ट को, आपने उसको रखना है. जेंडर इक्वलिटी, मेल फीमेल का ख्याल रखा जाएगा. हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज भी होता है. हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज जो है वो प्रोवाइड गाइडलाइंस अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड. यानी कि कंपनी के अंदर जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं उसको भी आपने फॉलो करना है. एक कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती हैं तो उसका जो गाड़ी बनाने वाला प्लांट होगा उस पर आपने हेलमेट पहनकर घूमना है, उस पर आपने ग्लव्स पहनने हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप के शूज़ होते हैं वो पहनने हैं, या आपने जो भी मेजर्स लेने हैं वो भी आपको एज अ कंपनी फॉलो करने होंगे. डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो हमारा जहाँ से इंटरनेट शुरू होता है वहाँ से ये शुरू हो रहा है. यानी कि जब इंटरनेट आया तो डेटा का मिस यूज़ अवॉइड करने के लिए या डेटा गलत तरह से यूज़ ना हो, या डेटा जहाँ जहाँ कॉमन होने शुरू हो गया मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, वहाँ पर ये लॉ अप्लाई होता है. प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आपने अगर कोई पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा प्रोवाइड किया है तो इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हो कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा. साइबर लॉ अप्लाइज टू इंटरनेट रिलेटेड मैटर्स. साइबर लॉज आप सबको आइडिया होगा. अगर इंटरनेट पर आपकी कंपनी को या आपको कोई एब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है आपकी चीज़ों को, तो उसके अगेंस्ट जो है वो साइबर लॉ मौजूद है. दिस लॉ वाज इन्फोर्स्ड टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. Competition law. These laws promote fair competition in the market so that a business organization does not exploit customers. Competition law इसलिए बनाया गया था ताकि इदारे जो हैं वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें. यानी कि इदारे या ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाएं जिससे कस्टमर्स का या जो कंज्यूमर्स हैं उनका नुकसान हो रहा हो. मोनोपलीज. मोनोपलीज क्या होती है? मोनोपली का मतलब ये होता है कि एक सिंगल मार्केट लीडर हो जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करता हो. और मोनोपली में मसला ये हो सकता है कि अगर एक ही कंपनी है तो वो प्राइसेस को डिक्टेट कर सकती है और बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर और कंज्यूमर से जो है ना वो अनफेयर एडवांटेज ले सकती है. आप इसको यूँ समझ लें, आप किसी जगह गए और वहाँ पर दूर 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 तक एक ही रेस्टोरेंट है तो वो अपनी प्राइस डिक्टेट करना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. तो मोनोपली को कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए भी लॉज मौजूद है. आपने जो है वो लॉज फॉलो करने हैं. आप अपनी प्रोडक्ट की मोनोपली नहीं बना सकते अनलेस कोई कंडीशंस मीट ना हो. इसके अलग एक लॉज होते हैं, एक रूल्स होते हैं जो आप इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अकाउंटिंग की जर्नी में पढ़ोगे. और कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स में मोनोपली नहीं बना सकती जनरली. There might be a law in place to make sure that this does not happen. Anti-collusion regulations. Collusion occurs when multiple organizations agree to perform certain act which is against public interest. There might be a law in place to make sure that this does not happen. Anti-collusion का मतलब ये है कि दो competitors हैं, उन दोनों ने आपस में मिलकर कोई strategy बना ली जिससे
जो जनरल पब्लिक है उनका नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल दो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि ना तुम ना हम दोनों मिलकर जो है वो नॉर्मल जो 50 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है वो आज से 200 रुपये में बेचा करेंगे, 300 रुपये में बेचा करेंगे। तो जनाब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मोनोपली वाला ही काम हो गया ना। आपने दो तीन लोगों ने दो तीन फर्म्स में मिलकर कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इस कंपटीशन लॉ इस चीज़ की भी बात करता है। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट में इंटरवीन टू कंट्रोल द प्राइसेस। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, such legislation helps make sales contracts easier by specifying what must be stated in the contract at minimum, such as title to goods, description of goods and quality। यानी कि फिर आपके पास अलग अलग लेजिस्लेशन कह लो, लॉ कह लो, रूल कह लो, रेगुलेशन कह लो, मिलती जुलती सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम लॉ का पेपर नहीं पढ़े तो इनमें डिस्टिंग्विश करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए या किस तरह से आपने अपना बिजनेस करना है। तो सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन में ये लिखा हुआ है या ये आपको बताता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसका टाइटल किसके पास है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये मेंशन होनी चाहिए। अगेन इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। अच्छा जी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस क्या होते हैं? दीज आर इन प्लेस टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा आपका ऐसा काम जो आपका अपना ज़ाती हो, यानी कि आपने किसी को कॉपी नहीं किया हो, वो आप आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हो। कॉपीराइट सेफगार्ड ओरिजिनल क्रिएशन सच एज राइटिंग, आर्ट एंड म्यूजिक फ्रॉम बीइंग कॉपीड। यानी कि अगर आपने कोई म्यूज़िक बनाया, कोई आर्ट वर्क बनाया, कोई आपने चीज़ लिखी, कोई शेर व शायरी लिखी, तो आप उसको कॉपीराइट करवाते हो तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी कि जब आप कॉपीराइट करवाते हो फिर आपकी उस चीज़ को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, डुप्लीकेट नहीं कर सकता और अपने नाम के साथ नहीं बेच सकता। पेटेंट इज अ रजिस्टर्ड राइट दैट गिव्स द ओनर एक्सक्लूसिव राइट टू फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ इन्वेंशंस। इन्वेंशन यानी कि कोई नई चीज़ होने जा रही है, कोई चीज़ इन्वेंट हो रही है, और ज़ाहिर है जब कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसके ट्रायल्स होते हैं, उसके फीचर्स जो है वो देखे जाते हैं, उसमें जो प्रोसेस है उससे उसको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो जब आप पेटेंट ले लेते हो तो फिर ओनर जो है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो पूरा इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर और इस चीज़ को लॉन्च कर सके। लाइसेंस इज अ परमिशन टू कैरी आउट सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस अंडर स्पेसिफिक गवर्नमेंट रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन बॉडी। लाइसेंस का सिंपली ये मतलब है कि किसी काम करने के लिए आपने गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने ड्राइविंग करनी है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना है। ये सारी चीज़ें भी जो है वो एक तरह से लीगल एनवायरनमेंट और बिज़नेस पे आ जाती हैं। यानी कि बिज़नेस कोई भी ऐसी चीज़ करने जा रहा है जिसके लिए कॉपीराइट, पेटेंट या लाइसेंस की ज़रूरत है तो उससे वो चीज़ हासिल करनी है। लास्ट हेडिंग है हमारी लीगल एनवायरनमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स सेंसिबल लीगल सिस्टम दैट इनकरेजेस ग्रोथ एंड अवॉइड्स क्रिएटिंग डिस्टॉर्शन इन द मार्केट प्लेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बिज़नेस करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि एक अच्छा लीगल सिस्टम प्रिवेल करता हो, कानून हो जो ग्रोथ को इनकरेज करे और जो है वो मार्केट में डिस्टॉर्शंस को अवॉइड करे। यानी कि बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बंद ना हो, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे, उसके लिए अच्छे फेवरेबल कानून बनाए जाए। मिसाल के तौर पे टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि कंपनी पे टैक्स का बर्डन आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छे बिज़नेस के लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, अच्छा ये क्या है सर? ये एक मेजर है, ये एक आप कह लो कि तराजू है जो ये तोलता है कि भाई किसी मुल्क में, एरिया में, कंट्री में, सिटी में बिज़नेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। इट असेसेस बिजनेस रेगुलेशंस अक्रॉस कंट्रीज़, और ये इंडेक्स इशू होता है जो ये बताता है कि भाई आप दुनिया में इस कंट्री में बिज़नेस करोगे इसकी ये रैंकिंग है, इस कंट्री में बिज़नेस करोगे इसकी ये रैंकिंग है, पाकिस्तान में ये रैंकिंग है, इंडिया में ये रैंकिंग है, बांग्लादेश में ये रैंकिंग है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में, कंट्री में बिज़नेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। इट असेसेस बिजनेस रेगुलेशंस अक्रॉस कंट्रीज़, ये बिजनेस रेगुलेशंस को असेस करता है। A high ease of doing business ranking means that the regulatory environment in such country is more conducive to the starting and operating a local business। अच्छी रैंकिंग का मतलब ये है कि जिस कंट्री की अच्छी रैंकिंग है वहाँ पर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी कि कानून ऐसे हैं जो आपके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, जो आपके बिज़नेस, जहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करना बड़ा आसान है और आपको वहाँ पे बिज़नेस करना चाहिए। रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग 10 इंडिकेटर्स, ये 10 बातों पर रैंकिंग्स बेस्ड होती हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग minority investors, resolving insolvency, enforcing contracts, trading across borders। ये कितने हो गए? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 मेरे ख्याल में 10 पेइंग टैक्सेस। देखें आपका बिजनेस करना कहीं पर कितना आसान हो सकता है वो इन 10 बातों पर डिपेंड करता है और इन 10 बातों के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, उधार लेना उस मुल्क में उस शहर में कितना आसान है, जितना आसान होगा उतनी आपकी रैंकिंग आपके मुल्क की अच्छी होगी कि भाई यहाँ पे बिजनेस करो। कंस्ट्रक्शन परमिट कितने आसानी से कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लेना कितना आसान है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाना कितना आसान है, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होंगे जिनके कुछ पैसे इन्वेस्टेड होंगे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना कितना आसान है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कोई और बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको उस मैटर को रिजॉल्व करना कितना आसान है। इंसॉल्वेंट का मतलब है पैसे ना पे कर सके। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी के साथ आपने कोई मुआहिदा किया, वो मुआहिदा जो है वो इन्फोर्स रहे यानी कि वो ऑपरेशनल रहे। ऐसा तो नहीं है कि मसला होता है कि मुआहिदा जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहता, यानी कि पार्टी जो है वो मुआहिदे से हट जाती है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स करना कितना आसान है और टैक्स कितना पे करना पड़ता है। इन 10 बातों पर वर्ल्ड बैंक जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बनाती है जिसमें जो है वो मुल्कों को रैंकिंग देती है ताकि ये पता चले कि किस मुल्क में बिज़नेस करना कितना ज़्यादा आसान है और किस मुल्क में बिज़नेस करना मुश्किल है। तो देखें इस लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट है उसकी स्लाइड्स को गो थ्रू किया। आपने बुक की रीडिंग 1 से 2 बार करनी है और स्लाइड के एक एक बात को अपने रजिस्टर में नोट कर और याद करना है ताकि जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं घुसिएगा, बुक से 1-2 बार रीडिंग करें और इन स्लाइड्स को देखें। थैंक यू।